हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसे समर वेकेशन के पहले हम अपने पिछले क्लास में पॉलिनेशन देख रहे थे। पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में देख रहे थे कि कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं, जिसमें से हमने देखा था ए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के अंतर्गत हमने विंड और वाटर को देखा था। इन दोनों के द्वारा पॉलिनेशन, जिसको विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा था उसको हमने एनिमोफिली कहा था, और वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली कहते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को हमने देख लिया था। आज बायोटिक एजेंट के बारे में हमें देखना है, बायोटिक एजेंट के माध्यम से कैसे पॉलिनेशन होता है और उसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले उसी चीज को देखेंगे। जो ये तीसरा प्रकार है जिसको हम जूफिली कहते हैं, यह एनिमल्स के माध्यम से होने वाले पॉलिनेशन को कहते हैं। यानी कि एनिमल्स के माध्यम से, यानी कि बायोटिक एजेंट्स के माध्यम से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम जूफिली कहते हैं। इसमें से सारे एनिमल्स जितने भी होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन कराया जाता है। उस इंसेक्ट्स में भी सबसे ज्यादा बी के माध्यम से, यानी मधुमक्खियों के माध्यम से पॉलिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है। तो इसी के अंतर्गत, जूफिली के अंतर्गत हम इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी कि एंटोमोफिली को देखेंगे। ठीक है, तो इस पॉलिनेशन के अंतर्गत जो भी प्लांट्स इस पॉलिनेशन को परफॉर्म करते हैं उन फ्लावर्स के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो फ्लावर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कंडीशन दे देगा कि ऐसा ऐसा फ्लावर है, जैसे कोई फ्लावर है, छोटा है, फ्लावर झुंड में है यानी कि इन्फ्लोरेसेंस में सजा हुआ है, और उसके परागकण बहुत हल्के हैं, छोटे हैं, तो वो फ्लावर किस एजेंट के माध्यम से उसमें पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर्स के कैरेक्टर्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जो अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा जिनका पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर्स के कैरेक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे विंड के द्वारा जिस प्लांट में, फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा था उसको हम जैसे एनिमोफिली कहते, तो उसके जो फ्लावर्स थे उसके कैरेक्टर्स क्या थे। फ्लावर्स छोटे छोटे थे, वो झुंड में थे, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस में सभी फ्लावर्स थे। उनके जो परागकण थे वो हल्के थे, छोटे साइज में थे, हल्के थे, जो आराम से हवा के माध्यम से उड़ सकते थे। ठीक है, हाइड्रोफिली का भी हमने देखा था, रिबन शेप्ड जो उसमें परागकण होते हैं वो रिबन शेप्ड होते हैं, जो पानी की लहरों के साथ, पानी के करंट के साथ आसानी से फ्लोट कर सके, तैर सके। ठीक, तो वो कैरेक्टर्स हमने देखा था। ठीक ऐसे ही फ्लावर्स जो इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन जिसमें होता है, ऐसे फ्लावर्स के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उस चीज को हम देखेंगे। तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं जिनमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है, उनके फ्लावर्स बड़े होते हैं साइज में। कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, खुशबूदार होते हैं। यानी कि बड़े रहेंगे, दूर से दिखाई देंगे। एनिमल्स के माध्यम से कराना है, बेस के माध्यम से कराना है, इंसेक्ट्स के माध्यम से कराना है, तो उनका साइज बड़ा होना चाहिए। और ये खुशबू, जो फ्रेग्रेंस है, वो सीक्रेट करते हैं, खुशबूदार होते हैं, और ब्राइटफुल होते हैं, यानी कलरफुल होते हैं। इनका जो कलर होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है, चटक होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से एनिमल्स के नज़र में आ जाएं और एनिमल्स वहाँ विजिट करें और उनका पॉलिनेशन करा सकें। ठीक है, तो यही है, इनके फ्लावर्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, खुशबूदार होते हैं, या फिर ये बदबूदार भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि फ्लावर्स में सिर्फ खुशबू ही हो, कुछ फ्लावर्स बदबूदार भी होते हैं। तो जो बदबूदार फ्लावर्स होते हैं वो मक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं। मक्खियाँ गंदे जगहों पे बैठती हैं, बदबूदार जगहों पे बैठती हैं, तो कई ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो मतलब उनका गंध अच्छा नहीं होता है, तो बदबूदार होते हैं, और बीटल्स और जो मक्खियाँ होती हैं उनको वो अट्रैक्ट करते हैं और अपना पॉलिनेशन कराते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? फ्रेगनेंट यानी खुशबूदार होने चाहिए, या फिर उनका गंध युक्त भी हो सकता है, यानी कि फाउल स्मेलिंग भी वो फ्लावर्स हो सकते हैं, तथा नेक्टार युक्त होते हैं, यानी कि मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद को लेने बीज जाती हैं, उनका कुछ फायदा होना चाहिए। तो ये जो फायदा है, ये जो प्लांट्स है पारितोषिक के तौर पर, यानी कि रिवार्ड के तौर पे नेक्टार भी प्रोवाइड करते हैं, जिनको लेने के लिए एनिमल्स विजिट करते हैं और फ्लावर्स का पॉलिनेशन करा देते हैं। इसके बाद जो फ्लावर्स का तो देख लिया, परागकण जो होते हैं,
जिन फ्लावर्स में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनके जो परागकण होते हैं वो चिपचिपेदार होते हैं, यानी कि स्टिकी होते हैं। जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है, एक बी के माध्यम से इस फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ दिखाया जा रहा है जैसे बी विजिट कर रही है इस फ्लावर में, तो इसका परागकण चिपचिपाहट मतलब चिपचिपा रहेगा, तो आराम से जो इंसेक्ट जाएगा उसके शरीर में चिपक जाएगा, और वो इंसेक्ट जहां जहां जाएगा तो वो तो मकरंद के चक्कर में है, इसको मकरंद लेना है फ्लावर से, तो ये जब परागकण इसके शरीर में चिपक जाएगा तो जाके फिर ये स्टिग्मा पे मकरंद चूसेगी, फ्लावर का मकरंद लेगी, नेक्टार लेगी, तो ये अपना शरीर हिलाएगी, डुलाएगी, झाड़ेगी, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, इसके शरीर में जो परागकण चिपका हुआ रहेगा, सटा हुआ रहेगा, वो स्टिग्मा तक आराम से फ्लावर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यह पराग कोश से परागकण को फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा देती है। जरूरी नहीं है कि इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाए, ये यहाँ से उड़ के किसी अन्य फ्लावर पे जाएगी तो वहां भी यह क्या करेगी, परागकण का ट्रांसफर कर देगी, कहाँ, स्टिग्मा तक। ठीक है, इस तरीके से बी के माध्यम से परागण होता है। तो परागकण कैसे होने चाहिए, जो इंसेक्ट्स के माध्यम से जिनमें पॉलिनेशन होता है उनके परागकण स्टिकी होने चाहिए, यानी कि चिपचिपे होने चाहिए। उसके बाद से स्टिग्मा भी कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा भी यहाँ पे चिपचिपा ही होना चाहिए, ताकि एक बार जो परागकण आ गया तो उसको वो जैसे ट्रैप कर ले, चिपका ले अपने में, तो इसको भी चिपचिपा होना चाहिए। ये कैरेक्टर है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में कि ऐसा फ्लावर जिसका परागकण स्टिकी है यानी चिपचिपा है, उसका स्टिग्मा भी स्टिकी है, तो उस फ्लावर में किसके माध्यम से परागण होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इंसेक्ट्स के माध्यम से, बीज के माध्यम से, यानी कि एंटोमोफिली होगा। ठीक है, इसके बाद से ये जो पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेटर्स जो होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, आखिर इनका क्या फायदा है, जो वो विजिट करेंगे फ्लावर्स को, तो पहले मैंने बताया जैसे मकरंद रहता है। ठीक है, तो कई सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो तो मकरंद लेने के लिए जाते ही हैं, और परागकण को भी लेने जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है परागकण के बारे में कि परागकण क्या होते हैं, तो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ठीक है, तो ये पोषक तत्व, इनको परागकण को खाने के लिए भी कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो परागकण को खाने के लिए भी जाते हैं। मकरंद लेना हो, परागकण को खाना हो, तो इसलिए वो जाते हैं। तो यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, रिवार्ड के तौर पे मकरंद और पॉलन ग्रेन्स को इंसेक्ट्स को देते हैं, एनिमल्स को देते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एनिमल्स को क्या रिवार्ड देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पुरस्कार जो होता है वो अंडा देने के सुरक्षित स्थान के रूप में भी होता है। कई ऐसी पुष्प की प्रजातियां हैं जो कई सारे एनिमल्स को अंडा देने के लिए सुरक्षित जगह जैसी लगती है। ठीक है, तो उनका रिवार्ड क्या हुआ, वो जो फ्लावर है जो अंडा देने की जगह प्रोवाइड कर रहा है वो उस इंसेक्ट को, तो वहां पे उसका पारितोषिक क्या हो गया, रिवार्ड क्या हो गया, अंडा देने का सुरक्षित जगह। ठीक है, कई ऐसे पुष्प भी देखे गए हैं जो एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को अंडा देने के लिए सुरक्षित जगह प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से दो फ्लावर्स हैं। एक है एमरफोफेलस है, और दूसरा है यूका। एमरफोफेलस जो फ्लावर होता है वो अब तक का सबसे ज्ञात सबसे बड़ा ये फ्लावर है, जिसकी लंबाई 6 फीट होती है। 6 फीट होती है, ये सबसे बड़ा फ्लावर है, सबसे बड़ा फूल है। ठीक है, तो इसमें कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं, मॉथ होते हैं, मॉथ कहते हैं, वो जाके अपने अंडे को देते हैं, उनका काफी स्पेस रहता है जहाँ ये अंडे को देते हैं। जैसे इसका हम डायग्राम यहाँ दिखाते हैं, ये है एमरफोफेलस फ्लावर है, इतना बड़ा होता है ये, यहाँ से आराम से कोई इंसेक्ट जाके अपने अंडे को दे सकता है और उस अंडे को वहाँ सुरक्षित छोड़ सकता है। तो कई ऐसे इंसेक्ट्स हैं, मॉथ हैं, जो वहाँ पे अपना अंडा देने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में वहाँ जाते हैं। उसमें से एक है यूका। यूका ये भी प्लांट है, यूका प्लांट है, इसका भी फ्लावर ये होता है, ये यूका फ्लावर है, ये एक मॉथ है, ये यूका फ्लावर है। इन दोनों में ना एक प्रकार से सहजीवी संबंध जैसा रिलेशन पाया जाता है, म्यूचुअलिज्म जैसा रिलेशन पाया जाता है। ये जो मॉथ है, प्रोनुबा इसका नाम है, इस मॉथ का नाम प्रोनुबा है। यह अपना अंडा इसी यूका फ्लावर के ओवरी के लोक्यूल में ही देता है। ठीक है, वो इधर उधर कहीं अंडा नहीं देगा, इसी फ्लावर के लोक्यूल में देता है। और ये जो फ्लावर है यूका फ्लावर, जब भी ये
इसमें पॉलिनेशन होगा तो इस प्रोनोवा मॉथ के कारण ही होगा, दूसरे ये इंसेक्ट से इसका पॉलिनेशन नहीं होता है। तो ठीक है, कई सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो जिनका लाइफ साइकिल ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे ये दोनों का लाइफ साइकिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये अपना अंडा देता है, इसके ओवरी के लोक्यूल में अपने अंडे को छोड़ जाता है और इसका पॉलिनेशन करा जाता है। जब पॉलिनेशन हो जाता है तो उसके बाद से जब सीड बनना शुरू हो जाता है, बीज जब बनना होता है, तो इसका लार्वी जो होता है अंडा, उसमें से अंडा फूटता है और इसका लार्वे निकल जाता है। जब सीड का विकास होने वाला होता है बीज का, तब इसका लार्वे उस लोक्यूल से बाहर चला आता है। इस तरीके से दोनों का लाइफ साइकिल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो कई फ्लावर्स हो गए, क्या क्या दिए पारितोषिक के तौर पे, रिवार्ड के तौर पे क्या क्या मिला इंसेक्ट्स को। किसी को पॉलन ग्रेन खाने को मिल रहा है जो न्यूट्रिशियस होता है, किसी को मकरंद मिल रहा है यानी कि नेक्टार मिल रहा है, तो किसी को अंडा देने का सेफ स्थान मिल रहा है। ठीक है, इस तरीका से जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर फ्लावर से ही रिलेटेड होते हैं और उस पर्टिकुलर फ्लावर को ही विजिट करते हैं और उसका पोलिनेशन कराते हैं। ठीक है, इसके बाद से अब ये देखने के बाद से देखेंगे, यहाँ एक इमेज दिखाया गया है जिसमें देखो ये बी है, मधुमक्खी है, कैसे इसका पूरा शरीर परागकण से ढका हुआ है, यानी ये परागकण स्टिकी हैं जो इस पे चिपक गए हैं। ठीक है, और इसका स्टिग्मा भी स्टिकी होगा। जब यहाँ ये विजिट करेगा या दूसरे फ्लावर पे जाएगा, वहां अपना शरीर ये झाड़ेगा तो परागकण को पहुंचा देगा और फाइनली क्या करा देगा, पॉलिनेशन को करा देगा। इस तरीके से हमने पॉलिनेशन के तीनों प्रकार को देख लिया। किस आधार पे, पॉलिनेटिंग एजेंट के आधार पे हमने पॉलिनेशन के 3 प्रकार को देखा, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और एंटोमोफिली। ठीक है, जो जूफिली के अंतर्गत ही आता है। ठीक, अब इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में पढ़ना है वो है आउटब्रीडिंग। क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी कि बहिः प्रजनन युक्तियां। ये बहिः प्रजनन युक्तियां क्या होती हैं? जैसा हम पॉलिनेशन जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि पॉलिनेशन कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का हमने पॉलिनेशन देखा था। एक था ऑटोगेमी, उसके बाद से था जिटोनोगेमी और तीसरा था जेनोगेमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण। ठीक है, ये बहिः प्रजनन युक्तियां क्या होती है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। पहले तो समझेंगे कि आउटब्रीडिंग क्या होता है। आउटब्रीडिंग यानी कि बहिः प्रजनन क्या होता है। जो प्रजनन होता है, अगर मान लो कोई फ्लावर है, उसी फ्लावर का परागकण उसके एंथर से निकला, परागकोश से निकला और उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र तक चला गया, तो इसको हम कहेंगे कि स्वपरागण कर लिया। उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गया, स्टिग्मा पे गया और उसका क्या कराया, पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद से जर्मिनेशन हुआ और सीड बन गया उसका। ठीक है, बाहर का कोई लेना देना नहीं है, दूसरे फूल से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि इनब्रीडिंग हो गया। क्या हो गया, अंतः प्रजनन हो गया, एक ही फ्लावर में काम चल गया। अब बहिर्प्रजनन क्या है, जब किसी फ्लावर का परागकोश से परागकण निकल के दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र तक जाता है, स्टिग्मा तक जाता है, उसका पॉलिनेशन कराता है, उसके बाद से वहां बीज बनने की जो क्रिया होती है, तो ये क्या कहेंगे, एक फ्लावर से निकला परागकण दूसरे फ्लावर तक गया, तो ये बहिर्प्रजनन के अंतर्गत आएगा। इसका प्रजनन करा रहा है, बहिर्प्रजनन के अंतर्गत आ रहा है। तो ये आउटब्रीडिंग जो होता है, समझ लिया। इनब्रीडिंग क्या है, उसी फ्लावर से काम चल गया, उसके परागकण उसी के वर्तिकाग्र तक गए और उसका क्या कर दिया, पॉलिनेशन करा दिया, निषेचन करा दिया, सीड बना दिया। ठीक है, और बहिर्प्रजनन क्या हुआ, एक पुष्प का परागकण उस पुष्प से निकला और दूसरे पुष्प के, दूसरे प्लांट के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक गया और उसका पॉलिनेशन कराया। पॉलिनेशन के बाद से फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद से सीड बन जाता है, तो वो प्रजनन कंप्लीट हुआ, सीड उसका बन गया। तो ये बाहर क्योंकि निकल के गया, इसलिए ये बहिर्प्रजनन कहलाया। ठीक है, अब देखना है कि प्लांट आखिर ये युक्तियां, जैसे बहिर्प्रजनन युक्तियां पढ़नी है, ये युक्ति प्लांट इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। इनब्रीडिंग अच्छा था, एक फ्लावर का एक फ्लावर से काम चल जाता, उसी फ्लावर से काम चल जाता, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से काम चल जाता, आखिर इसकी आवश्यकता है क्यों पड़ी। ठीक, तो ये इसकी आवश्यकता इसलिए है, जैसे मान लो कि हमारे पूर्वज थे, वो कुछ, मान लो कि कोई है पूर्वज हमारा, वो कुछ धन संपत्ति हमको दे के गया। धन संपत्ति को छोड़िए, जैसे मान लीजिए मोबाइल के संदर्भ में हम बात करते हैं, मोबाइल कोई कीपैड मोबाइल हमारे पूर्वज हमको दे के गए, हम क्या किए, 10 साल पहले गए, 20 साल पहले हमारे पूर्वज सब दे के गए, हम आज तक 20-25 साल बाद तक उसी कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जो दूसरे लोग हैं वो क्या किए, कीपैड से एंड्रॉयड सेट पे गए, एंड्रॉयड सेट से आईफोन तक चले गए,
हम कहाँ रह गए, कीपैड यूज करते रह गए। तो हम क्या हुआ, विकास की रेस में पिछड़े, यानी कि जो विविधताएं आई और समय के साथ जो जो परिवर्तन हुए उन चीजों से हम पिछड़ के रह गए, हम कीपैड मोबाइल तक ही सीमित रह गए। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो इनब्रीडिंग में क्या होता है, एक ही प्लांट का जब परागकण, इनब्रीडिंग में मैंने क्या बताया, एक फूल है, एक प्लांट का एक फूल है, उसका परागकण निकला, उसी के वर्तिका तक गया, यानी कि उसका जो परागकण के अंदर जो जीन का कंपोजिशन रह गया, वही जैसे एक फ्लावर है, फ्लावर के किसी भी अगर सेल भाग को हम काट के हटाते हैं, निकालते हैं, उसका स्टडी करते हैं, उसमें देखेंगे कि सेम जीन कंपोजिशन होगा एक पूरे प्लांट का, क्योंकि वो एक बीज से बना है तो उसका जीन कंपोजिशन सारे प्लांट का सेम होगा, ठीक है। तो अगर इनब्रीडिंग हो रहा है, एक ही फ्लावर का परागकण उसी के वर्तिकाग्र तक जाके पॉलिनेशन करा रहा है, सीड बना रहा है, तो इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग हमेशा होते रह रहा है, तो उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा, उसी प्लांट का वो परागकण था, उसी प्लांट का वो ओव्यूल भी है, बीजांड भी है, बीज के अंदर एक सेल भी है जिसका जाके फर्टिलाइजेशन करना है, तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया, मतलब जीन जो था वही जीन रह गया। अब बार बार इनब्रीडिंग करेगा, बार बार इनब्रीडिंग करेगा तो कुछ तो नयापन नहीं आएगा ना, वही सारी चीजें, वही जीन जो पहले थे, 20 साल पहले थे, 25 साल पहले थे, जिसको हम कीपैड मोबाइल के तौर पे कह रहे हैं, तो वही जीन के संदर्भ में अगर देखें तो वैसा ही जीन उस प्लांट के अंदर रह जाएगा। तो फिर वो तो विकास के दौर में कहें या फिर विविधताओं के दौर में पीछे छूट गया ना। जो आउटब्रीडिंग करा रहा है, जैसे आउटब्रीडिंग इन द सेंस कि दूसरे प्लांट से जो जीन आ रहा है, तो दूसरा प्लांट किस चीज से बना, दूसरे बीज से बना है, ये प्लांट दूसरे बीज से बना है, तो वो वहां से जब परागकण दूसरे प्लांट से आएगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर से परागकण आएगा और इस प्लांट के फ्लावर के वर्तिका तक जाएगा, तो इसका जो जीन होगा दूसरे प्लांट के जीन से अलग है, वहां से जो आएगा परागकण उसके जीन में और इस प्लांट के जो एग होंगे उसके जीन में अंतर होगा। इस तरीके से क्या होगा, दूसरे प्लांट से जो परागकण आया वो कुछ विविधता लेके आया अपने साथ, अलग अलग जीन का कॉम्बिनेशन लेके आया, विविधताओं को लेके आया, इसलिए वो विविधता हुआ। जैसे हम पहले टॉपिक में जब हम पढ़ाए थे, जब स्वपरागण पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, हमारा स्वपरागण हो, क्योंकि वो जो अपना परागकण रहेगा तो उसमें विविधताएं नहीं रहेगी, तो दूसरे परागकण को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये प्लांट भी चाहते हैं कि बाहर का परागकण आए और हमारा पॉलिनेशन करा जाए, ताकि हम विविधताएं उस प्लांट्स के अंदर विविधताएं मेंटेन रहे, विविधताएं आए, नहीं तो वो विकास के दौर में क्या होगा, पिछड़ के रह जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लांट्स चाहते हैं कि बहिर्प्रजनन हो, हमारा इनब्रीडिंग ना हो, अंतः प्रजनन ना हो, हमारा ही परागकण हमें उसके वर्तिका तक पहुंच के उसका पॉलिनेशन ना करे, ठीक है। तो बस इसी वजह से कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, कुछ युक्तियां इस्तेमाल करते हैं जिससे वो क्या करें, इनब्रीडिंग को यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोक दें और आउटब्रीडिंग यानी कि पर परागण को बढ़ावा दें। इसी संदर्भ में 3-4 ऐसी चीजें हम देखते हैं जो प्लांट्स यूज करते हैं और पर परागण को कराते हैं। इसमें से सबसे पहले क्या है, और ये जैसे है कि बार बार इनब्रीडिंग करने से यानी कि स्वपरागण करने से सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होता रहेगा तो क्या होगा, स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन के अंत में प्रजनन बार बार होता रहेगा तो उसमें अंतः प्रजनन ऑनमन आएगा। इसकी मैं चर्चा पहले भी कर चुकी हूँ, जिसको हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा था, यानी कि अंतः प्रजनन ऑनमन। यह क्या करेगा, इसके कारण बार बार इनब्रीडिंग होता रहा, स्वपरागण होता रहा, इसके कारण जो प्रोजेनी डेवलप होगी, जो सीड्स बनेगी, प्रोजेनी फ्लावर का प्रोजेनी मतलब क्या है, प्लांट का प्रोजेनी यानी कि सीड, तो जो सीड बनेगा उसमें वेरिएशन कम होता जाएगा, क्या होगा, जो सीड बनेगा, प्रोजेनी जो संतानें बनेंगी वो कमजोर होने लगेंगी, उनमें अनुकूलन करने की क्षमता नहीं रहेगी, यानी कि जो कीपैड वाला मोबाइल हम यूज कर रहे थे, तो यानी कि इनब्रीडिंग कहने का मतलब को कीपैड वाला मोबाइल ही यूज करता रह गया, अब बाकी जो दूसरे प्लांट्स थे जिनमें आउटब्रीडिंग हो रहा था, पर परागण हो रहा था, वो एंड्रॉइड सेट पे स्विच कर गए, उसके बाद से वो आईफोन यूज करने लगे, और वो बेचारा जो प्लांट जिसमें स्वपरागण हो रहा था वो मान लो कि कीपैड वाला मोबाइल ही यूज करता रहा, ठीक है, उसमें कोई विविधताएं नहीं आई। ठीक वैसे ही इसमें क्या होगा, अंतः प्रजनन करते करते इनकी प्रोजेनी बहुत कमजोर हो जाएंगी, उनमें अनुकूलन करने की क्षमता नहीं रहेगी,
बदलते समय 20-25 साल के जो हम समय का बता रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतता है वातावरण में भी परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स में जब वेरिएशंस नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, वातावरण में अनुकूलित नहीं कर पाएंगे, अनुकूलन उनका बिगड़ जाएगा, वो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर अनुकूलन करने की क्षमता ही नहीं बचेगी। इस तरह से वेरिएशन भी, विविधता भी कम हो जाएगी और नहीं के बराबर रह जाएगी, ठीक है। इस वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, इन ब्रीडिंग को अवॉइड करते हैं और आउट ब्रीडिंग को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, यानी कि आउट ब्रीडिंग यानी कि पर परागण को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे 3-4 युक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल करके प्लांट्स इन ब्रीडिंग को अवॉइड करते हैं। उन युक्तियों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले है समकालिकता से बचना। प्लांट्स क्या करते हैं, स्वपरागण को रोकने के लिए और पर परागण को बढ़ावा देने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, यानी कि समकालिकता से बचते हैं। जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि द्विलिंगी फ्लावर है, तो उसमें नर भाग भी रहेगा और मादा भाग भी रहेगा। तो वो फ्लावर क्या करेगा, वो फ्लावर नहीं चाहता कि मेरा स्वपरागण हो, तो वो चाहेगा कि मेरा, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो समकालिकता से बचते हैं, यानी कि जो नर भाग और मादा भाग है तो उसमें एक ही समय पर वो परिपक्व नहीं होने देते हैं, ठीक है। नर भाग और मादा भाग के परिपक्वता में वो अंतर करते हैं। अगर नर भाग परिपक्व हो गया तो ऐसा कंडीशन बना कि मादा भाग अभी परिपक्व नहीं था, तो नर भाग से क्या निकला, परागकण निकला, लेकिन मादा भाग का उसका परिपक्व नहीं था, इस वजह से वो परागकण वहां अपने स्टिग्मा पे जाके भी पॉलिनेशन नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो परिपक्वता में अंतर रह गई, ठीक। तो ऐसी दशा, तो ये दोनों के नर और मादा जनन अंगों के परिपक्वता में अंतर होता है, ठीक है। तो ये अंतर कर देते हैं ताकि स्वपरागण ना हो। तो ऐसे फ्लावर, चाहे फ्लावर की वह दशा जिसमें नर भाग मादा भाग से पहले डेवलप हो जाता है, पहले परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उस कंडीशन को हम प्रोटेंडरी कंडीशन कहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फ्लावर का वह कंडीशन जिसमें नर भाग उसका पहले मैच्योर हो जाता है और मादा भाग मैच्योर नहीं होता, चाहे बाद में होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो उस कंडीशन को हम प्रोटेंडरी कहेंगे, ठीक है। और जब मादा भाग पहले परिपक्व हो जाए और नर भाग बाद में परिपक्व हो, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनिक कहेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन प्लांट्स क्या करते हैं, फ्लावर्स में ये दोनों नर और मादा जनन अंगों के परिपक्वता में अंतर कर देते हैं ताकि स्वपरागण से वो बच सके, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट वो कौन सी युक्ति अपनाते हैं स्वपरागण को रोकने के लिए, तो दूसरी युक्ति है एंथर और स्टिग्मा का विभिन्न स्थानों पर अवस्थित होना, यानी कि उसका नर भाग और मादा भाग के बीच का जो अंतर है, जो पोजीशन है, वो ऐसे कर दो जैसे मान लो ये जैसे डायग्राम हम बना रहे हैं, मान लो कि इसका नर भाग मादा भाग के वर्तिकाग्र से बहुत दूर रह गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया कि ये पहुंच ही ना पाए। अब यहाँ से मान लो इसके अंदर ये पराग कोश है, इसके अंदर पराग कण भरे पड़े हैं, इससे पराग कण निकलेगा भी तो यहाँ तक तो खुद से जाएगा नहीं, यहाँ तक तो खुद से वो जाएगा नहीं। तो प्लांट क्या करता है ना कि पोजीशन ऐसे रखता है नर भाग और मादा भाग का कि वो आसानी से उसका परागकण निकल के उसी के वर्तिकाग्र तक ना पहुंचे और स्वपरागण ना कराए, ठीक है। तो इसके पोजीशन के अंतर में भी वो क्या करते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर उनको अवस्थित रखवाते हैं ताकि वो स्वपरागण से बच सके। इसके बाद से क्या देखने को मिलता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि स्व असमंजसता, ठीक है। ये क्या होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, ये जब हम सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा रहे थे तो उस समय भी चर्चा किए थे, आप लोगों को ध्यान होगा। ये क्या होता है ना कि इस प्रक्रिया के तहत उसी पुष्प का जिस फ्लावर की हम चर्चा कर रहे हैं या फिर उसी पादप के अन्य पुष्प जो हैं उसके बीजांड को निषेचन से रोका जाता है, अपने ही पराग करके निषेचन से अपना ही पराग कर आके उसी के बीजांड को रोके, उसी के बीजांड को निषेचित करे, इस चीज से रोका जाता है, ठीक है। जैसे स्वपरागण को रोका जा रहा है, स्वपरागण यहाँ पे बीजांड के निषेचन को एक बात लिख दी गई है, तो ये पॉलिनेशन के बाद से क्या होना है, पॉलिनेशन के बाद से जब परागण हो जाता है उसके बाद से बीजांड का निषेचन ही तो होना है। तो इस प्रक्रिया के क्या करता है, ये प्लांट ऐसी व्यवस्था रखता है, फ्लावर ऐसी व्यवस्था रखता है कि उसी पुष्प का परागकण उसके वर्तिकाग्र तक जाके पॉलिनेशन न कर पाए, अगर पहुंच भी गया है किसी कारणवश उसी का परागकण उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच गया है तो वो
पोलन ट्यूब के जब जब पराग क्या होता है, पोलिनेशन जब हो जाता है, परागण हो जाता है, तो परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद से पराग का अंकुरन होता है। अंकुरन होता है तो पराग नलिका बनती है, जो आने वाले दिनों में हम आगे पढ़ेंगे। तो पराग नलिका में, नलिका के माध्यम से जो नर युग्मक होते हैं वो जाके बीजांड को निषेचित करते हैं, एक सेल को निषेचित करते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट क्या करता है, अगर किसी कारणवश उसी का परागकण उसके वर्तिकाग्र पे चला तो गया है, तो उसको रोक तो नहीं सकता, लेकिन क्या करता है, अगर वो उसका उसी फ्लावर का परागकण उसके वर्तिकाग्र तक चला गया है, तो वो करता क्या है कि उसको पहचान लेता है। क्या करता है, उसको पहचान लेता है कि ये मेरा ही परागकण है और मैं इसे अपने ही आ तो गए हो लेकिन अपने बीजांड को निषेचित नहीं करने देंगे। तो प्लांट क्या करता है, अपने जिसका जेनेटिक कंपोजिशन उसी के जीन के जैसा होता है, उसके परागकण के अंकुरन को स्टिग्मा पे स्टॉप कर देता है, अंकुरित नहीं होने देता है और आगे नहीं बढ़ने देता है। ये कैसे, तो केमिकल के माध्यम से। जब यहाँ पे परागकण आ जाते हैं तो परागकण और स्टिग्मा जो होता है, ये जो वर्तिकाग्र है, उसके बीच में हमेशा केमिकल डायलॉग होते रहता है, यानी कि बातचीत होते रहता है। क्या होते रहता है, बातचीत होते रहता है, वो भी किस माध्यम से, तो रसायनों को सिक्रेशन के माध्यम से, रसायन के माध्यम से इनमें बातचीत होते रहता है। तो उन रसायन की वजह से ये पहचान लेता है और इसके जर्मिनेशन को यहाँ पे रोक देता है। आ तो गए हो लेकिन जर्मिनेट नहीं करने देंगे और जाके बीजांड को निषेचित नहीं करने देंगे। इस तरीके से इसको हम कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि वो कंपैटिबल नहीं, खुद उसी प्लांट का परागकण है तो वो उसको कंपैटिबल नहीं होने देता है, आगे इस क्रिया को संपन्न नहीं कराने देता है, पहचान लेता है और उसके जर्मिनेशन को रोक देता है। ठीक है, और जो जेनेटिकली वेरिड हैं, जो आनुवांशिक रूप से थोड़े डिफरेंट हैं, उनको ये अलाउ करता है और जर्मिनेशन को होने देता है और आगे जाके निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के माध्यम से भी क्या करते हैं, पौधे सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण की प्रक्रिया को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद से होता है ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। आगे जब हमें पॉलन पिस्टल पढ़ना है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, उसमें भी इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये क्या किया, ये अपने परागकण के अंकुरन को रोक दे रहा है। या फिर देखो जैसे प्लांट है, यहाँ पे मैंने बताया एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन अलग अलग था। ठीक है, मान लो इन्होंने पोजीशन तो अलग रखवा दिया, लेकिन एक चीज यहाँ पे रह गया, एक कोई पौधा है, इस पे तो बहुत सारे फूल खिले होंगे ना, बहुत सारे फूल होंगे, बहुत सारे फूल होंगे, इस पौधे के बहुत सारे फूल हैं। ठीक है, तो ये तो हो सकता है कि ठीक है इसमें ये ऐसे बनाया, ऐसे पोजीशन रखा था इसके नर भाग का और मादा भाग का, कि नर भाग और मादा भाग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए और स्वपरागण नहीं हो। लेकिन हो सकता है, क्या हो सकता है, तो यहाँ ऑटोगेमी तो रुक जाएगा, स्वपरागण तो रुक जाएगा। ऑटोगेमी जैसे स्वपरागण के अंतर्गत दो प्रकार पढ़े थे, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। तो ऑटोगेमी तो इस फ्लावर में रुक जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एंथर भी अलग है और इसका जो वर्तिकाग्र है वो अलग अलग है, इसमें से परागकण निकल के यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे बनता है कि जिटेनोगेमी संभव है। क्या है, हो सकता है ये फ्लावर नीचे है, ऊपर उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है, वहां से उसका परागकोश से उसका परागकण निकले और इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक आ जाए और पॉलिनेशन करा दे। तो ये भी पॉलिनेशन तो स्वपरागण ही हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि एक प्लांट है वो एक ही बीज से बना है। ठीक है, तो उसमें सारे के जितने भी उस प्लांट के पार्ट्स हैं, सारे में जीन कंपोजिशन वही होगा, यानी आनुवांशिक जो बनावट होगी वही होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो परागकण है उसका जो आनुवांशिक अगर बनावट देखा जाएगा, कंपोजिशन देखा जाएगा, तो इसके परागकण के कंपोजिशन के जैसा ही होगा। तो फिर ऑटोगेमी तो रोक दिया बेचारे ने, लेकिन जिटेनोगेमी को वो नहीं रोक पाएगा। तो इससे बचने के लिए, ऐसा कंडीशन आए, फिर इससे भी बचने के लिए क्या करते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को अपनाते हैं। यानी कि ठीक है, ये पहचान लेंगे जब ये इसी पुष्प का, उस सेम पुष्प का, चाहे उसी पादप के दूसरे पुष्प का परागकण जब इसके वर्तिकाग्र तक जाएगा तो वहां के ये रिजेक्ट कर देगा। चलो, फ्लावर में तो इसने ऑटोगेमी को रोक दिया था। ठीक है, ऑटोगेमी को क्या कहा गया था,
स्वयुग्मन को तो रोक दिया था, लेकिन स्वजात पुष्पी परागण को नहीं रोक पाया था। तो यहाँ तो नहीं रोक पाया था, लेकिन यहाँ पे आके वो क्या कर देगा, रोक देगा। चलो भाई, तुम मेरे ही प्लांट के हो, तुम्हारा जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, यहाँ तो नहीं रोक पाए, लेकिन यहाँ पे हम जर्मिनेशन तुम्हारा नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ पे आके अंकुरन को रोक देगा और दूसरे पादप के फ्लावर का जो परागकोश आया होगा उसके जर्मिनेशन को प्रमोट करके पर परागण करा देगा। तो 3 स्तर पे ये इंक्वायरी करता रहता है कि मेरा ही आके परागकण मुझे क्या करे, पॉलिनेट ना करे, परागण ना करवाए और आगे जाके निषेचन की क्रिया को संपन्न ना कराए। तो प्लांट इतने सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो स्वपरागण को रोक सके और पर परागण को करवा सके, ठीक है। तीसरा कारण हमने देख लिया। चौथा है आपका, चौथा क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि अब 3 तरीके अपना लिए फ्लावर ने। कोई प्लांट्स ये चौथा तरीका अपनाता है। वो चौथा तरीका क्या होता है, वो ऐसे कंडीशन पैदा कर देता है कि चाह कर भी क्या हो, स्वपरागण हो ही ना। जैसे पपाया है, पपाया की कई सारी प्रजातियां हैं। जो पपाया क्या होता है, वो डायोसियस होता है। हाँ, डायोसियस और मोनोसियस ये 2 टर्म है। तो मोनोसियस को हम कहते हैं, थोड़ा ये टर्म जान लीजिए आप लोग, मोनोसियस। एक होता है डायोसियस। उभय लिंगाश्रयी होता है, उभय लिंगाश्रयी। और एक होता है एक लिंगाश्रयी। इसका हिंदी जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये टर्म आप लोग अपने बुक में देखेंगे, लिंगाश्रयी, ठीक है। एक लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी। मोनोसियस प्लांट ऐसे होते हैं, ये प्लांट के संदर्भ में कहते हैं, मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट किसे कहते हैं, तो ऐसे प्लांट जिस पर दोनों प्रकार के फूल प्रेजेंट हो, यानी कि नर फूल और मादा फूल दोनों प्रेजेंट हो, अलग अलग फूल हो। एक फूल हो, ऐसा फूल जिसमें नर भाग प्रेजेंट है, और दूसरा ऐसा फूल जिसमें मादा भाग प्रेजेंट है, यानी कि एक लिंगी है लेकिन दोनों प्रकार के फूल, मादा फूल भी और नर फूल भी एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो। तो वैसे प्लांट को हम कहते हैं उभय लिंगाश्रयी प्लांट, यानी कि मोनोसिस प्लांट। और डायोसिस प्लांट किसे कहते हैं, एक पेड़ पे एक ही प्रकार का कोई फूल हो, जैसे नर फूल है तो नर फूल हो, नहीं तो मादा फूल हो, दोनों प्रकार के फूल एक ही प्लांट पे ना हो, उसको कहते हैं एक लिंगाश्रयी प्लांट। इसको, इस हिंदी को टर्म को आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो डायोसिस प्लांट, पपाया भी उसी में से होता है। पपाया की कई सारी प्रजातियां ऐसी होती हैं जो डायोसियस होती हैं, यानी कि उनके एक प्लांट पे एक ही कोई फूल होता है, या तो नर फूल हो सकता है, नहीं तो मादा फूल हो सकता है। तो कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एक लिंगी ही पुष्पों का उत्पादन करते हैं, ठीक है, या तो नर भाग नहीं तो मादा भाग। जैसे एरंड है, कास्टर है, मक्का है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मोनोसियस हैं, यानी कि एक ही प्लांट पे दोनों प्रकार के फूल पाए जाएंगे, ठीक है। उभय लिंगाश्रयी हैं, एक कोई फ्लावर है जो नर है तो दूसरा फ्लावर मादा हो सकता है, ठीक है। यह स्वपरागण को रोक देता है, क्या करता है, इसमें अब एक ही प्लांट पे नर और मादा दोनों हैं, तो ठीक है, एक फूल में क्या हुआ, नर भाग रहा, दूसरे फूल में मादा भाग रहा, तो स्वपरागण तो नहीं होगा, पक्का है कि स्वपरागण नहीं होगा। स्वपरागण होने के लिए क्या होना चाहिए, एक ही फूल के अंदर दोनों भाग होने चाहिए, नर भाग भी और मादा भाग भी, ठीक है। तो जब नर भाग और मादा भाग एक ही फूल के अंदर नहीं है तो उसमें स्वपरागण नहीं होगा। लेकिन ऐसा प्लांट है कि मान लो कि ये नर फ्लावर है, ये नर पुष्प है, ये मादा पुष्प है, यानी कि ये मेल फ्लावर है, ये मादा फ्लावर फीमेल फ्लावर है, और ये भी क्या आ गया, नर फ्लावर ही आ गया, ठीक है, ये नर हो गया। तो इसी प्लांट का है। अब यहाँ से क्या हुआ, कि इसका परागकण इसके कहाँ चला गया, स्टिग्मा तक चला गया, क्योंकि इसमें मादा भाग है, तो यहाँ से निकला, इसके परागकोश से परागकण निकला और यहाँ तक चला गया। तो स्वपरागण तो बेचारा ये रोक लिया था, लेकिन स्वजात पुष्पी परागण को नहीं रोक पाया, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स उभय लिंगाश्रयी जो प्लांट्स होते हैं जिनपे दोनों, जैसे कास्टर है, यानी कि लेणी जो हमारे यहाँ कहते हैं लोकल लैंग्वेज में लेणी का पौधा कहते हैं वो, और मक्का, इसमें क्या होता है, मोनोसिस प्लांट्स होते हैं, दोनों प्रकार के फूल बेयर करते हैं प्लांट्स, लेकिन वो स्वपरागण को रोक देते हैं, लेकिन स्वजात पुष्पी परागण को नहीं रोक पाते हैं। और जो डायोसियस प्लांट है जैसे पपाया है, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है भाई,
एक लिंग को बियर करने वाला ही फ्लावर है, तो आराम से वो स्वपरागण को रोक लेता है और सजात पुष्पी परागण भी होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। तो इस केस में जब भी होगा पर परागण ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंसा यानी कि स्वपरागण को तो रोक लिया, लेकिन सजात पुष्पी परागण को नहीं रोक पाया, वो जाके कहाँ पे रोकता है, यहाँ पे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के तहत उसके जर्मिनेशन को रोक देता है और स्वपरागण नहीं होने देता है। ठीक है, इस तरीके से प्लांट्स इन 4 युक्तियों का इस्तेमाल करके स्वपरागण को रोकते हैं और पर परागण को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक, अब इस सब को देखने के बाद से एक टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी कि पराग स्त्री केसर संकर्षण। ठीक है, इस टॉपिक के तहत वही चीजें पढ़नी है जो हम पहले चर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन अगर पूछता है क्या है, तो वो सारी घटनाएं जो स्टिग्मा पर पॉलन के आने के बाद से शुरू होती है और कहाँ तक चलती हैं। ये जो पॉलन यहाँ आया, पॉलन यहाँ जाया, पॉलन ट्यूब बना के और यहाँ एंट्री कर लिया, कहाँ, यहाँ सिनर्जिड के माध्यम से एक के पास एंट्री करने तक, यहाँ पराग कण के इकट्ठा होने और यहाँ से पराग कण के अंकुरित होने और पराग नलिका के माध्यम से नर युग्मकों के यहाँ तक पहुंचने की क्रिया। ठीक है, यहाँ तक जितनी क्रिया हो रही है वह पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के तहत आती है, यानी कि पराग स्त्री केसर संकर्षण के अंतर्गत ही आती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वही चीजें जो हम पहले बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के तहत सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है प्लांट, सबसे पहले प्लांट क्या करता है, सुयोग्य परागकण की पहचान करता है। क्या करता है, सुयोग्य परागकण की पहचान करता है। वो कैसे पहचान करता है जी, तो वह केमिकल इंटरेक्शन के माध्यम से ये पहचान करता है। परागकण जब यहाँ पे डिपोजिट होते हैं, यहाँ पे जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो परागकण और पिस्टिल के बीच में यानी कि स्त्री केसर के बीच में केमिकल संवाद होता है, रासायनिक संवाद होता है, यानी संवाद यानी कि डायलॉग होता है, बातचीत होता है, जिसकी वजह से ये पहचान लेता है कि ये मेरा था, ये मेरा था, इसके अंकुरन को रोक दिया, ये बाहरी है, इसमें ऐसा रसायन है जो इसको ये बताने में, पहचान करवाने में हेल्प करता है कि यह बाहरी है, इसमें जेनेटिक कंपोजिशन इसका अलग होगा मेरे जेनेटिक कंपोजिशन से। तो यह बेस्ट ऑफ बेस्ट, जब शुरू के लेक्चर्स में हम पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि जो परागकण जो होते हैं, ये जो फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा, उसके अंदर ये काबिलियत होती है कि वह 3-4 प्रकार के परागकण अगर उसके वर्तिकाग्र पे जमा हो रहे हैं, तो उसमें से कौन बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट चुनने की क्षमता इसके अंदर होती है, पहचानने की क्षमता इसके अंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट यानी कि जो जितना जेनेटिक रूप से आनुवांशिक स्तर पर जो जितना विविध होगा वो सबसे बेस्ट परागकण होगा, उसी को यह सेलेक्ट करता है और अनुमति देता है जर्मिनेशन का। तो सबसे पहले क्या हुआ इस घटना में, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंतर्गत सबसे पहले क्या हुआ, सुयोग्य यानी कि कंपैटिबल परागकण की पहचान की गई। कंपैटिबल परागकण की पहचान कैसे की गई जी, तो केमिकल डायलॉग के बेसिस पे, रासायनिक संवाद के बेसिस पे यह पहचान की गई कि यह सबसे सुयोग्य परागकण है। जब इसकी यह पहचान कर ली गई तो उसके बाद से क्या किया जाता है, तो पहचान करने के बाद से उस परागकण को अंकुरित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो यह पहचान कर लिया और सुयोग्य परागकण को यह अनुमति दिया कि आप यहाँ जर्मिनेट कर लो, उसके जर्मिनेशन को होने दिया। ठीक है, और उस जर्मिनेशन जब हो गया तो जर्मिनेशन के बाद से क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था कि जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें से 60% ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं जिसमें जब परागकण एंथर के फटने से, पराग कोश के फटने से जब परागकण निकलता है वो 2 कोशिकीय अवस्था में निकलते हैं, 2 कोशिकीय अवस्था में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो वो 2 कोशिकीय अवस्था में रिलीज होते हैं, जबकि 40% ऐसे प्लांट्स होते हैं जो 3 कोशिकीय अवस्था में उनमें से परागकण निकलता है परागकोश से। ठीक है, तो वो जो 2 कोशिकीय अवस्था वाले परागकण होते हैं वो यहाँ आने के बाद से जब परागकण जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जर्म पोर होता है, क्या होता है, जनन छिद्र, परागकण में जनन छिद्र हो रहा था, तो जब यहाँ पे परागकण जर्मिनेट हो रहा होता है तो उसके जनन छिद्र से यह लंबी सी इंटाइन जो था, हम बताए थे परागकण के अंदर वाले चोल को क्या बोला गया था,
उसको बोला गया था कि वो इंटाइन है। इंटाइन किस चीज से बना हुआ था? सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ था। तो वही जर्म पोर से निकलकर पॉलन ट्यूब बनाता है, परागनलिका बनाता है। और जो टू सेल्ड स्टेज में, दो कोशिकीय अवस्था में परागकण निकले थे, वो यहाँ जब जर्मिनेशन हो जाता है तो इसी परागकण के नलिका में, पराग नलिका में जो दो कोशिकीय अवस्था, कौन कौन कोशिका थी? वेजिटेटिव कोशिका थी यानी कि कायिक कोशिका थी, और जनरेटिव कोशिका थी यानी कि जनन कोशिका थी। वह कोशिका जो दो कोशिकीय अवस्था में थी, यहाँ पे आके जनन कोशिका विभाजित होके दो मेल गैमेट बना देती है, दो नर युग्मक बनाती है, जो यहाँ जाके एग सेल और एक दूसरा पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, जो तीन कोशिकीय अवस्था में 40% प्लांट्स में तीन कोशिकीय अवस्था में निकले थे, तो उनको तो बस यहाँ आना होता है, जर्मिनेट करना होता है, अब पराग नलिका बनती है। पहले से उसमें नर युग्मक बन रहे होते थे, पहले से ही बन गए थे। तीन कोशिकीय अवस्था क्या हुई थी? जेनेरेटिव सेल पहले ही विभाजित होकर दो नर युग्मक बना दिया था। तो वो आराम से आते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और यहाँ पे उनमें कोई विभाजन नहीं होता और सीधे पराग नलिका के माध्यम से नर युग्मक को पहुंचा देते हैं। ठीक है, और जिनमें दो सेल होता है वहां पे अंकुरन के बाद से वो पराग नलिका में जेनेरेटिव सेल डिवाइड करती है और दो मेल गैमेट का निर्माण करती है। ठीक है, तो नर युग्मक भेद का विकास होता है, यानी कि जो टू सेल्ड स्टेज में जो निकले थे परागकोश से, वो नर युग्मक भेद कहलाते हैं। परागकण को ही नर युग्मक भेद कहते हैं। उसका विकास होना यानी कि वो जेनेरेटिव सेल का विभाजित होकर दो गो नर गैमेट का बनाना, वो विकास इसके अंतर्गत आएगा। जो दो सेल में रिलीज हुए थे परागकोश से जो निकले थे, वह यहाँ आगे विकसित होंगे और क्या बनाएंगे? नर युग्मक का निर्माण कर देंगे। ठीक है, इसके बाद से फटाफट टॉपिक हम देख लेते हैं। संकरीकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, सब इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे जिस केमिकल के माध्यम से यह पहचान रहा था, जिस केमिकल के माध्यम से ये पहचान रहा था, क्योंकि यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन हो रहा था, तो जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, जो नई वैरायटी बनाते हैं, हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं, वो क्या करते हैं, यहीं से एक क्लू मिल गया कि जिस केमिकल को पहचान के ये जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है, जर्मिनेशन होने दे रहा है, अंकुरन होने दे रहा है, क्यों नहीं उस केमिकल को हम अपने मनचाहे परागकण के ऊपर छिड़क दें, लपेट दें और उसको जाके परागण करवा दें और जर्मिनेशन करवा दें। तो यहाँ से प्लांट ब्रीडर क्या किए, अब मान लो कि कोई ऐसा खास केमिकल है इसके पास जिसको पहचान के ये पहचान ले रहा है स्त्री केसर और उसको आगे जर्मिनेशन होने दे रहा है। अब क्या किए प्लांट ब्रीडर कि इस केमिकल की पहचान कर लिए और उनका मन था कि ऐसे परागकण के ऊपर जो जिस परागकण से वो पॉलिनेशन करवाना चाह रहे थे और उस परागकण का जर्मिनेशन करवाना चाह रहे थे, उसके ऊपर उस रसायन के लेयर को चढ़ा दिया और उसके जबरदस्ती यहाँ ये ऐसा रिजेक्ट कर दिया, उसको ये रिजेक्ट कर सकता था, उसके ऊपर वो केमिकल चढ़ा के उसका पॉलिनेशन करवाया और अपनी मन चाहा गुणों को उन्होंने क्या किया, गुणों वाले परागकण को यहाँ से आगे अंकुरन करवाया और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवा दिया। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडर्स इसी गुण का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली हाइब्रिड प्रजातियों का वैरायटीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी को हम संकरीकरण कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, नए नए जो वैरायटीज बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो डिजायर्ड परागकण होता है, अपेक्षित होता है, मान लो कि किसी प्लांट की लंबाई हमें पसंद आ गई, किसी प्लांट की लंबाई पसंद आ गई और किसी की चीज की क्वालिटी पसंद आ गई, भाई हम चाहते हैं कि एक ही प्लांट के अंदर ये दोनों गुण आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस करा के इनके गुणों को सिलेक्ट करके हम ऐसा एक परागकण बनाएंगे, उसको जबरदस्ती क्या करेंगे, यहाँ पे इस केमिकल से उसको घेरवा के यानी कि केमिकल का लेयर चढ़ा के उसको क्या करना, एक प्लांट को धोखा देना जैसे होता है कि बस केमिकल तुम पहचान लो जो तुम्हारे से मतलब है, बाकी उसके अंदर पराग के अंदर जो जीन है वो हमारी मर्जी से जाएगा। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा नए नए प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है। इस प्रोसेस में अपेक्षित परागकणों का उपयोग परागण के लिए किया जाता है और वर्तिकाग्र को संदूषण से बचाने के लिए बचाया जाता है। ठीक है, अब मान लो कि इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है, दो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है इमैस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। ठीक है, अब किसी फ्लावर के अंदर हम क्या करना है कि उस परागकण को रोकना है। ठीक है, कोई बड है फ्लावर का जिसमें
उसका एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, ठीक है, यानी कि नर भाग भी है और मादा भाग भी है। तो ये विपुंसन करवाया जाता है इमैस्कुलेशन में। इसमें क्या किया जाता है, जो पराग के प्रस्फुटन के पहले जिसका हमें इमैस्कुलेशन करना है, विपुंसन करना है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों है, नर भाग को हम फोर्सेप की मदद से, एक जोड़े चिमटे की मदद से उसके नर भाग को काट के हटा देंगे, यानी कि एंथर को, पराग कोष को काट के हटा देंगे। अभी पराग कोष प्रस्फुटित नहीं हुआ था, अपरिपक्व अवस्था में था, तभी उसको काट के हटा दिया गया। उसके बाद से उसको ढक दिया गया, बैगिंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एंथर को हटा के स्टिग्मा को बैगिंग कर दिया गया। बैगिंग, ये बैग बनाया जाता है बटर पेपर का, बैग जैसा बना के उसको स्टिग्मा को ढक दिया जाता है, ठीक है। जब इसमें इमैस्कुलेशन करने के बाद से बैगिंग कर देते हैं ताकि हवा के माध्यम से कोई और परागकण ना आए और वर्तिकाग्र पे ना पहुंच पाए, ठीक है। तो इसलिए इमैस्कुलेशन करके, यानी कि नर भाग को हटा देना, फोर्सेप की मदद से, चिमटे की मदद से नर भाग, फ्लावर के नर भाग को हटा देना, क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है, यानी कि इमैस्कुलेशन कहलाता है। इमैस्कुलेशन के बाद से मादा भाग को हमने क्या किया, अनवांटेड पराग कणों से बचाने के लिए, दूसरे पराग कण आके वर्तिकाग्र पे ना आ जाएं और उसका परागण ना करवा दें, इसलिए उसको हमने ढक दिया। किससे, बोरे से। किस चीज का बोरा बना था, बटर पेपर का बना था। तो बैगिंग की प्रक्रिया कर दी। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग, इसके बाद से जब देखेंगे कि उसका वर्तिकाग्र मैच्योर हो गया, सुग्राह्य हो गया, वो उसके अंदर ये क्षमता आ गई कि उसका परागण हो सके और परागकण को जर्मिनेशन की अनुमति दे देगा, उस समय क्या करेंगे, हम अपने मन चाहे एंथर से परागकण को लेके हम अपने मन चाहे परागकण को उसके वर्तिकाग्र पे छिड़क देंगे, यानी डस्टिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से बोरा हटा के डस्टिंग कर दिया अपने मन चाहे परागकण के द्वारा। उसके बाद से फिर बैगिंग कर दी जाती है, ढक दी जाती है। उसके बाद से उसको फ्रूट बनने तक ढक के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों टेक्निक के द्वारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, यानी कि नई क्रॉप के वैरायटीज बनाई जाती हैं, ठीक है। इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ये दो टेक्निक है जिसके द्वारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। इसके बाद से हम डबल फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके पहले ये कुछ हम लेके आएंगे, कुछ एमसीक्यूज लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद से डबल फर्टिलाइजेशन उसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।